नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आकाशवाणी जम्मू को पहले रेडियो कश्मीर जम्मू के नाम से जाना जाता था? क्यों, क्या पता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसे आकाशवाणी जम्मू के नाम से जाना जाता है। बेशक अतीत का रेडियो कश्मीर जम्मू हो या वर्तमान का आकाशवाणी जम्मू, नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने में आकाशवाणी हमेशा से आगे रहा है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी भूमिका पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव अंजना बड़ियाल मैम से। मैडम, आपका एक्सट्रैक्टर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जब भी हम विरासत की बात करते हैं, अतीत के हवाले से, वर्तमान के हवाले से या भविष्य की संभावनाओं के हवाले से, तो साहित्यिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत को प्रचार देना, प्रसार देना, अगर इनकी बात करें तो आकाशवाणी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है जी। इस यात्रा को अतीत से वर्तमान और वर्तमान से जो होने वाली है भविष्य की तरफ, आप आकाशवाणी की भूमिका को किस संदर्भ में देखती हैं? देखिए राजेश्वर जी, अगर हम बात करें आकाशवाणी जम्मू की, तो रेडियो कश्मीर जम्मू की स्थापना जो हुई वो जिन स्थितियों में हुई, उससे भी हमें ये अंदाजा हो जाता है कि रेडियो की कितनी बड़ी एक भूमिका है लोगों को साथ लाने की और उन्हें सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिलाने की एक नाकाम कोशिश हुई और कबायली हमले के नाम से पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में एक आक्रमण किया और जहां हमें देश के आज़ाद होने की प्रसन्नता थी, खुशी देश मना रहा था, वहीं विभाजन का दर्द भी हमें सहना पड़ा। और विभाजन का जो दर्द जिस इलाके में देश के हुआ भारत के, उसमें भी जम्मू कश्मीर शामिल था। तो जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला भी हुआ, विभाजन भी यहाँ हुआ। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि अफवाहों का दौर जो था वो बहुत गर्म था। और जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय उसका स्वीकार कर लिया 26 अक्टूबर 1947 को, तो उसके बाद भारत सरकार ने ये निर्णय किया कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विभाजन के बाद कोई रेडियो स्टेशन रह नहीं गया था, तो एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जाए ताकि लोगों को सही जानकारी पहुंचाई जाए और जो पाकिस्तान की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा था उस पर भी काउंटर किया गया जाए। और रेडियो बहुत सशक्त माध्यम भी है, बहुत सशक्त माध्यम था उस समय, तो बहुत ही ज्यादा था, आज भी है। तो 1 दिसंबर 1947 को जम्मू में रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल के 2 कमरों में रेडियो कश्मीर जम्मू की जो इनागुरेशन थी वो की गई। ऐतिहासिक क्षण था वो। और जो पहले दिन प्रसारण हुआ, उस प्रसारण में महाराजा हरि सिंह स्वयं वहां पर आए और साथ में उनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, गृह मंत्री भी थे और मिनिस्टर फॉर आईएनबी भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत सरकार थी वो कितनी पर्टिकुलर थी इस बात को लेकर कि जम्मू कश्मीर में रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहां मौजूद थे और महाराजा हरि सिंह ने एक संबोधन भी रेडियो के माध्यम से उस दिन लोगों को किया था। पहला प्रसारण कह सकते हैं उसके, तो उन्होंने स्वयं वहां आकर वो किया था। तो उसके बाद जो ये सफ़र था वो रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल के 2 कमरों में करीब 4-5 साल तक चला और लाइव ट्रांसमिशंस होते थे। लाइव ट्रांस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लाइव 2 किस्म की ही हम ट्रांसमिशन देते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव। जी जी। तो लाइव में तो आपको एक्सटेम्पोर बोलना है, जो भी मन में आए, जो दिल में है वो निकलता है। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में ऑप्शन रहता है आपके पास कि जो नहीं बोल सकते आप या नहीं बोलना चाहते थे उसको कट करवाते हैं। तो फिर से मुझे लगता है जिसको लाइव पे महारत हासिल है वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी प्रसारण में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकता है। मजा भी उसी में है। और शायद मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जिसे लाइव ट्रांसमिशन बहुत पसंद है और रेडियो की हर विधा में मैंने लाइव ट्रांसमिशन जो है वो ट्राई भी किया है और एक अच्छा सफर मेरा रहा है। लेकिन जैसे हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ से वो शुरू हुआ और पहले लाइव ट्रांसमिशन हुए, फिर धीरे धीरे रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हुई और 1952 में फिर जो ये बिल्डिंग थी रेडियो कश्मीर जम्मू की वो शिफ्ट हो गई, जिसे बेगम की हवेली कहा जाता था। उस एरिया में, उस कैंपस में वो एक गोलाकार बिल्डिंग थी पंचतीर्थी में, और वो गोलाकार बिल्डिंग तो अब नहीं है। लेकिन कहना, जैसे हम विरासत की जब भी बात करते हैं
तो भी वह भी मुझे लगता है कि विरासत ही थी। बिल्कुल विरासत थी। क्या और आपको लगता है वो चुभन होती है कि इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल था, होती है। इसको सहेज कर रखना चाहिए था, इसको बिल्कुल। म्यूजियम में कन्वर्ट कर सकते थे आप? बहुत कुछ उसमें किया जा सकता था, और क्योंकि तो आनंद फानन में जो डिसीजन होते हैं कई बार हाँ, वो विरासत गलत के हो साथ जाता खिलवाड़ भी होते हैं। गलत हो जाता है। और मुझे लगता है कि पहचान थी मेरे ख्याल में। जम्मू के लोगों को भी उस वक्त शायद इतनी जो थी इंफॉर्मेशन या इतनी उन्हें अवेयरनेस नहीं बिल्कुल, थी, हाँ। जागरूकता की कमी थी। किसी ने कोई प्रयास नहीं किया उस बिल्डिंग के ढांचे को गिराने से रोकने के लिए। बिल्कुल। अगर स्टूडियोज दूसरी जगह बन सकते थे, लेकिन उसे एक विरासत के बहुत रूप में आपके पास स्पेस सहेजा बहुत जा थी, सकता। बहुत जगह है है ना? वहाँ पर, बहुत अभी भी जगह आप है। देखिए वो स्पेस काफी है जहाँ बहुत से है। बिल्डिंग को ढा हाँ, दिया गया ढा दिया गया है। लेकिन खैर वो उस समय वो हुआ, डिसीजन है, डिसीजंस डिसीजन है। लिए गए, और वो विरासत जो बिल्डिंग के रूप में वो तो खत्म हो गई, लेकिन फोटोओं तक सीमित रहेगी। बिल्कुल, लेकिन रेडियो ने जो एक कंट्रीब्यूशन हाँ। दी वो आज भी जारी वो है, विरासत लगातार वो निरंतर जारी है। और उसके बाद जब बिल्डिंग वहाँ शिफ्ट हो गई तो फिर जो ट्रांसमिशन की अवधि है वो भी बढ़ने लगी, नई नई भाषाएं जो हैं वो आने लगी, सेक्शंस नई आने लगी, डोगरी जो न्यूज़ सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट वो शुरू हुई। उसके बाद ड्रामा सेक्शन आई, वुमेन प्रोग्राम आए, किसानों के लिए प्रोग्राम आए, और रूरल सेक्शन जिसे हम कहते हैं, म्यूजिक सेक्शन ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बच्चों का प्रोग्राम हुआ, महिलाओं का प्रोग्राम हुआ, और एक समय में जो बाद में चलकर आकाशवाणी जम्मू या रेडियो कश्मीर जम्मू करीब 10, 11, 12 भाषाओं में प्रोग्राम जो है वो प्रसारित डायलेक्ट्स के साथ कर रहे हैं। डायलेक्ट्स उसमें जोड़ी गई, गोजरी उसमें है, पहाड़ी आ है, गई, भद्रवाही। उर्दू है, भद्रवाही है, कश्मीरी है, पंजाबी है, केंद्र देखिए, मीरपुरी केंद्र एक है। मीरपुरी है, बिल्कुल केंद्र एक है, लेकिन कितनी भाषाओं को कैटर कर रहा है वो केंद्र। संस्कृत है, संस्कृत भी। तो संस्कृत में भी प्रोग्राम जो है वो आज तक यहाँ से चल रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता था कि दिल को अनुभूति होती है कई बार ना, अब तो बहुत से चैनल आ गए, व्यावसायिक चैनल, एफएम चैनल जो आ गए, लेकिन आकाशवाणी जम्मू का जो मयार है वहीं पर है। क्योंकि जब आकाशवाणी का चैनल सुबह खुलता था तो शहनाई से, बिल्कुल, तो अर्ली मॉर्निंग में शहनाई सुनना कितना अब देखिए आध्यात्मिक है। ये जो जिसको हम फिक्स पॉइंट चार्ट कहते हैं, जो प्रोग्राम्स की सुबह क्या चलेगा, दोपहर क्या चलेगा, रात को क्या चलेगा, टाइम के बहुत हिसाब से सोच समझ के बनाया गया है। सुबह के स्मूथ एटमॉस्फेयर में आपको पहले भक्ति संगीत आता है, फिर न्यूज वगैरह आप खबरें सुनते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ। सुप्रभात आपका बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था, जो उस दिन की महत्ता को अक्सर उसमें बताया जाता था कि आज अगर ये दिन है तो उसकी अगर कोई खास अहमियत है वो क्या है। और समाचार पत्रों से हाँ, हेडलाइंस जो हैं, समाचार पत्रों से सुर्खियां जो सुप्रभात में जो हैं वो शुरू की गई थी करीब सन 2000 में। उसका कंसेप्ट ये था कि चूंकि उस समय सोशल मीडिया का तो इतना जोर नहीं था, तो जो सिटी है वहाँ तो न्यूज़पेपर पहुँच जाते हैं जल्दी, लेकिन आउटर में जो आकाशवाणी लेकिन पहुँचता है 6 बजे लोगों के घरों में, न्यूज़पेपर पहुँचते हैं करीब 10 बजे के करीब। और जो आउटर में खासकर, जैसे आप राजौरी की बात करें, उधमपुर की बात करें, सांबा की बात करें, तो तब वहाँ जो थे इतने कम्युनिकेशन, इतने ट्रांसपोर्ट के मीडियम भी नहीं थे, काफी लेट जो है न्यूज़पेपर पहुँचता। तो गांव में तो न्यूज़पेपर पहुँचता भी नहीं। हाँ, लेकिन सुप्रभात के माध्यम से सुर्खियां पहुंचा करती थी। हालांकि जो न्यूज़ है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, न्यूज़ और प्रोग्रामिंग दो अलग अलग सेक्शंस हैं रेडियो में, लेकिन एक डिसीजन उस वक्त लिया गया कि हम प्रोग्राम वाले जो हैं वो भी एक सुबह समाचार पत्रों को पहले वहाँ मंगवाया जाएगा, उनसे एक कुछ हेडलाइंस लिखी जाएंगी और एक प्रोग्राम 5 मिनट का जो है वो शुरू किया जाएगा। रवि मगोत्रा जी वहाँ पर थे, सीनियर ब्रॉडकास्टर, तो वो चूंकि कॉलोनी में ही रहते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं इसे रोज आकर जो है की शुरुआत उन्होंने की। और मेरी चूंकि अक्सर मॉर्निंग ड्यूटी होती, तब मैं शिफ्ट में ड्यूटी करती थी, तो फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। और वो इतना अच्छा प्रोग्राम फिर गया करीब 8-10 साल तक हमने वो सुबह न्यूज़ पेपर की हेडलाइंस पढ़नी कि आज फलां पेपर की ये हेडलाइन है, फलां पेपर की ये हेडलाइन है। पेपर को भी पब्लिसिटी मिलती थी। पेपर को भी पब्लिसिटी मिलती थी। हालांकि बाद में नाम बोलने बंद कर दिए क्योंकि लगा कि ये कुछ उनका प्रचार हो रहा है, वो कमर्शियल वैल्यूज में आ रही है। लेकिन लोगों को हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी न्यूज़ जो थी वो सुबह 7:30 बजे उन तक पहुंच जाती थी, और बहुत ही पॉपुलर ये चंक जो है वो रहा। उसके बाद जो सुप्रभात प्रोग्राम हुआ वो भी बहुत ही पॉपुलर रहा। एक तो उसकी क्योंकि दिन की अहमियत, या फिर कुछ सरकारी स्कीमों का उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताया गया, तो ये सब जो था वो चलता रहा।
और रेडियो के सफ़र की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि 14-15 भाषाओं में आकाशवाणी जम्मू जो है वो प्रोग्राम प्रसारित कर रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। और जैसे जैसे अब समय बदल रहा है, तो उस पर्टिकुलर भाषा को जानने वाले लोगों की कमी भी महसूस की जा रही है, क्योंकि आम हम घरों में देख रहे हैं कि लोग अपनी जो स्थानीय भाषा है वो नहीं बोल रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी पे जोर बढ़ रहा है। अगर आप शहरों की बात करें तो डोगरी बोलने वाले घरों में बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे, कम मिलते हैं, बिल्कुल सही बात। जो लोकल भाषा लोग, चिंता का विषय है, ये बहुत चिंता का विषय है, हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है। और डोगरी के प्रचार प्रसार में और उसे सहेजने में, उसकी विरासत को सहेजने में रेडियो कश्मीर जम्मू की, आकाशवाणी जम्मू की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप देखिए ना, फोक सॉन्ग की जब भी बात होती है तो आकाशवाणी जम्मू से ही सुने जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे उस समय के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स थे वो गांव-गांव जाते थे, और वहाँ जो पार्टीज, जो लोग जो ही गाते हैं, ग्रुप में गाते हैं, भाक हो, गीतड़ू हो, कारके हों, जागरण, बारे हों, जगराता के जो जागरण के जो गाने हैं, जिसे ये सब जो हैं गाने उन्होंने वहाँ से इकट्ठे करने और लोगों को यहाँ बुलाना, पहले फिर यहाँ रिकॉर्डिंग करनी और फिर वो चलाना। और हमारे बहुत सारे सिंगर्स जो थे उन्होंने भी लोकगीतों को वहाँ से ढूंढ कर लाया, उन्हें गाया, और वो आज भी जो है वो चल रहे हैं। विरासत जो है वो कामयाब हो रही है। और आकाशवाणी जम्मू का बहुत बड़ा रोल है फोक म्यूजिक को आज तक सहेज कर रखने का। एक चीज़ और मैम, जो जैसे नाटक की बात करें तो जो जम्मू आकाशवाणी से नाटक प्रसारित होते थे जी, फिर तो उन्होंने सीमाएं भी पार की, बिल्कुल पार की। पाकिस्तान से काफ़ी लेटर्स आया करते थे एप्रिसिएशन के। बिल्कुल। मुझे याद पड़ता है कि जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे, आजकल तो डिजिटल टाइम आ गया, आपको इफेक्ट कहीं से भी मिल जाते हैं, उसे चोरी करना कहा जाता है कि किसी का इफेक्ट उठा के यूज करते हो, लेकिन तब इफेक्ट क्रिएट किए जाते थे, क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपको घंटी की आवाज चाहिए तो घंटी बजाई जाती थी। रिकॉर्डर एक होता था पुराना ना, रिकॉर्डर लेके जो प्रोड्यूसर थे वो बाहर पहले रिकॉर्डिंग करते थे। अगर आपको चिड़ियों की चहचहाहट चाहिए तो वो सुबह जाके पहले रिकॉर्डिंग वहाँ करते थे। सी परवाना जी के बारे में कहा, सी परवाना जी बहुत देर तक वहाँ पे रहे, बहुत ज्यादा उन्होंने ड्रामा सेक्शन की। सी परवाना जी के बारे में ये कहा जाता है, पुराने एक्टर बताते हैं कि एक बार उन्हें एक नाटक में आवाज चाहिए थी पत्थर के गिरने की जी, मतलब किसी ने पत्थर फेंका, वो गिरता है ना, जैसे डोगरी में टक्की कहते हैं, टक्की में वो आ रहा है, तो तवी के किनारे चले गए वो, वहाँ पे उस नीचे रिकॉर्डर रखा, टेप रिकॉर्डर, दूसरे को पत्थर को फेंको। जी जी। तो ऐसे इफेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते थे, तो फिर उसमें ओरिजिनलिटी भी आती थी, बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी आती थी। और उस समय रिहर्सल्स बहुत ज्यादा होती थी। अगर आपने ड्रामा करना है तो पहले आपको एक हफ्ता उसमें रिहर्सल करनी है, उसके बाद ड्रामे की रिकॉर्डिंग जो थी होती थी। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका इस्तेमाल आप करते हैं, बेहतरी भी उसमें है। कितना नुकसान है ओरिजिनलिटी को, कितना नुकसान है कला को, ये जो शॉर्टकट मीडियम आ गए कि आप उस दिन आए, अपनी लाइन बोलो, चले जाओ, बाद में जोड़ लेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो जो फील है ना वो नहीं आती, वो नहीं आती। वो जो फील है जब आप ग्रुप में पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप उस कैरेक्टर को जीते हैं। अगर आप ड्रामा करते हैं आप उस कैरेक्टर को जीते हैं, उस वक्त, उस 20 मिनट के लिए, उस आधे घंटे के लिए, उस घंटे के लिए आप अपने आप को भूल जाते हैं कि आप क्या हैं, आप पूरा उस कैरेक्टर में समा जाते हैं। तभी वो ड्रामे इतने मकबूल हुए और लोगों को अभी भी याद है। लता मंगेशकर हो या किशोर कुमार हो, मोहम्मद रफ़ी हो, महेंद्र कपूर हो, उन्हें मेरे ख्याल में कर्म योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग्स करते हैं। इतने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बैठे हैं, तो लता मंगेशकर जी गा रही हैं। अगर वो गलती ना भी करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला गलती कर जाए, जी, तो फिर पुनः रिकॉर्डिंग है, फिर से टेक लेना पड़ेगा। अब दौर रहा नहीं वो, अब वो दौर नहीं रहा, समय बदल गया है। बहुत हद तक टेक्नोलॉजी हमारी मदद भी करती है, इसलिए वो फील आती है। अगर लता जी गा रहे हैं तो लगता है कि वो लाइव ही चल रहा है सब कुछ। अभी भी आपको वो सोलफुल लगेगा, है ना। और अगर नया कोई गीत है, वो भी अच्छे हैं अपनी जगह, लेकिन आप ये जरूर महसूस करेंगे कि 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद आप उस गीत को भूल जाते हैं। वो भी पता चलता है कि ये ढोलकी बजाने वाला मुझे लगता है अकेला ही बजा रहा था, हारमोनियम वाला अकेला बजा रहा था। लेकिन लता जी के गीत, रफी जी के गीत आज भी आप अगर आप सुनेंगे तो आपको मन करेगा कि नहीं, मैं पूरा गीत सुन के ही सदाबहार गाने। और डोगरी भाषा की अगर हम बात करें तो डोगरी को 8वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए जो प्रयास हुए, जो आंदोलन हुए, उसमें भी रेडियो कश्मीर जम्मू की बहुत बड़ी भूमिका। तभी तो कहा ना कि रेडियो सबसे पहला मंच है, बिल्कुल, जहाँ से कोई भी साहित्यकार या फिर कलाकार जन्म लेता है बेसिकली। ऐसे तो आप जैसे मर्जी लिखते रहो, गाते रहो, लेकिन दर्शकों तक ना पहुँचे या फिर ऑडियंस तक ना पहुँचे, पाठकों तक
ना पहुंचे ना पहुंचे, तो रेडियो तो पहुंचा रहा है आपको। रेडियो ने हर विधा को स्थान दिया है। अगर आप कहानी लिखते हैं तो आप वहां जाके कहानी पढ़ सकते हैं, अगर आप नाटक लिखते हैं तो आपके लिखे नाटक जो है वो प्रसारित होंगे, अगर आप गाते हैं तो आपके गीत वहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, अगर आप कंपोजर हैं तो आपको एज कंपोजर वहां मौका मिलेगा। वर्सेटिलिटी, हर तरह का जो कला या आर्ट के लिटरेचर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है उसका जो पहला मंच है वो आकाशवाणी ही रहा है। और युवानी सर्विस जब शुरू की गई थी उसका मेन एम ही यही था कि जो युवा टैलेंट है उसे मौका दिया जाए। और बहुत से जो आज नामवर शख्सियत हैं कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, वो आज भी इस बात को दोहराते हैं कि उनकी जो पहली सीढ़ी थी वो आकाशवाणी जम्मू था। और वहाँ से जो गुणी लोग थे, जो जानकार लोग थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत से कलाकारों को तैयार किया है और उसका आज हम ये नतीजा जो है वो देख रहे हैं। मैडम सोशल मीडिया में आजकल बहुत आसान हो गया है अपने साहित्य को पहुंचाना, गाने गा लो, वही ट्रैक सिस्टम पे जाके आप रिकॉर्डिंग करो, 2 लाइनें गाओ, अच्छी सी उठा लो। क्या आप समझते हैं कि एक मापदंड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जो कि आकाशवाणी हमेशा देता रहा है। आकाशवाणी ने अपना मयार आज भी बनाया हुआ है। आकाशवाणी पे कोई भी ऐसी चीज प्रसारित नहीं होगी जिसका कंटेंट जो है वो अश्लील होगा, या फिर किसी धर्म के प्रति आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी कास्ट के प्रति आप किसी को नहीं कह सकते हैं, किसी कोई भी ऐसा प्रसारण जो किसी के फ्रीडम को हानि पहुंचाता हो या किसी को दर्द देता हो, किसी को बुरा लगता हो, तो ऐसा कंटेंट आज भी आकाशवाणी से प्रसारित नहीं होता। पूरा का पूरा बोल के सिर्फ लास्ट में जो गाली है उस पे बीप पर लगा देते हो, तो क्या सुनने वाले को पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं? वो बिल्कुल भी जो है वो सही तरीका नहीं है। इस पे चेक होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। और शायद सरकार इस बारे में बहुत सारे विचार भी कर रही है। अक्सर आप पढ़ते हैं वाहियात परोसा जाता है फिर, क्योंकि ये जो शुरू किया गया इस पे कोई चेक नहीं लगाया गया, उसका आज हम नतीजा देख रहे हैं कि एक 10 साल का बच्चा भी वो देख रहा है जो उसे 20 साल के बाद देखना चाहिए, एक 8 साल का बच्चा वो देख रहा है जो उसे 18 साल के बाद देखना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे समाज को हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि सरकार जल्द ही कोई ऐसा प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और बहुत सारे देशों में, दुनिया भर में ये समस्या आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक कानून लाया है कि 16 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स वगैरह नहीं बनाने दिए चाहिए। तो ऐसे प्रयास मुझे लगता है पूरी विश्व में हो रहे हैं और उन्हें करने भी पड़ेंगे, भारत को भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, विरासत, हेरिटेज, ये ऐसी एक विधाएं हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जानना, जिन्हें पहचानना, जिनके बारे में पढ़ना, लिखना, ये हमारे युवाओं के लिए एक ज़रूरी होना चाहिए। और एक एहसास की ये मेरी अपनी चीज़ है, इसे बचाना मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। हाँ। मैडम आजकल आप आकाशवाणी के साथ ही अब तो दूरदर्शन की तरफ भी चली गई हैं ना? तो जम्मू दूरदर्शन में बतौर प्रोड्यूसर कार्य करते हैं। तो जम्मू दूरदर्शन के बारे में बहुत कुछ कहा जाने लगा है कि ये बिल्कुल बंद होने के कगार पर है, ताले लगा दो। कैसी स्थिति है वर्तमान में? अतीत में तो ये भी अच्छा रहा क्योंकि लोगों के पास तो वक्त ही नहीं हुआ करता था, बहुत ज्यादा काम दूरदर्शन जम्मू के माध्यम से हुआ है। जब वर्तमान में क्या पोजीशन है और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? हाँ, देखिए 1993 में जब इसे शुरू किया गया, इसमें भी परिस्थितियां जो थी वो अनुकूल नहीं थी। इसे भी आनन फानन में शुरू किया गया जब श्रीनगर में आतंकवाद का जो दंश हमें झेलना पड़ा, तो वहां से जो न्यूज यूनिट था उसे यहाँ मूव किया गया और उसके बाद ये पीजीएफ के रूप में यहाँ स्थापित हुआ। और फिर एक समय पर यहाँ बहुत ज़्यादा काम भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली और अब ऐसी स्थिति है कि यहाँ बहुत कम जो है प्रोडक्शन हो रही है। मैं ये नहीं कहूँ कि नहीं हो रही है, फिर से प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है वो हो। और अभी हमने संगीत में भी किए हैं, नृत्य में भी रिकॉर्डिंग्स की हैं, ड्रामा भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी डिस्कशंस भी हो रही हैं, वीकली प्रोग्राम्स और भाषाओं पे जो है गोजरी में, पहाड़ी में, डोगरी में, हिंदी में, हर भाषा में हम प्रयास कर रहे हैं। रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे ये और भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और रेडियो की जैसे हम बात कर रहे हैं कि रेडियो पर चूंकि लाइव ट्रांसमिशन जो है उसका एक अपना ही आनंद है
है ना। और लाइव ट्रांसमिशंस में जैसे हम महिलाओं के लिए प्रोग्राम होता है, उसमें जो कंपेयरिंग है वो लाइव होती है। और बच्चों का प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है जब एक छोटे बच्चा वहाँ आके अपनी पोइम रिकॉर्ड करवाता है और फिर वो घर में बैठ के रेडियो के माध्यम से उसे सुनता है। वही आधार बनता है तो बेसिकली वो अपने आप आधार को बनता ग्रूम है। करने के लिए। बिल्कुल ग्रूम करने के लिए। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि रेडियो की हर विधा को मैंने ट्राई किया है, जिया है। जिया है, बिल्कुल जिया है। और रेडियो से मेरी वाबस्तगी जो है वो यूं तो बच्चों के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन से ही शुरू हुई थी। बहुत छोटे थे हम, 3rd 4th क्लास से जो बच्चों के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन शुरू की। उसके बाद फिर युवानी में एज टॉकर आए। उसके बाद युवानी में मेरी पसंद जो प्रोग्राम था वो प्रस्तुत करने के लिए ऑडिशन पास किया, वेस्टर्न म्यूज़िक का ऑडिशन पास किया। फिर ग्रेजुएशन के बाद कैजुअल अनाउंसर का ऑडिशन, कैजुअल अनाउंसर से मैंने शुरुआत की और वहाँ पर ऑडिशन पास किया और ड्यूटीज़ की। और फिर ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक पेपर होता है ट्रांसमिशन, हाँ नहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जी, एक पेपर होता है ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के लिए, तो वो पेपर पास किया मैंने। और उसके बाद मेरी ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में यहाँ पर नियुक्ति हुई। और शुरू में चूंकि शिफ्ट ड्यूटीज़ में काम करते थे तो उस समय जब मैंने ज्वाइन किया तो फयाज शहरियार, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है ब्रॉडकास्टिंग में, जो डीजी आकाशवाणी के पोस्ट से रिटायर हुए, वो यहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ट्रांसमिशन ड्यूटीज़ तो कर रही हो लेकिन तुम प्रोग्राम करो। और ये प्रथा पहले यहाँ थी नहीं ज़्यादा कि जो ट्रांसमिशन में करते थे वो प्रोग्राम नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम शिफ्ट में तो काम करो लेकिन प्रोग्राम करो। और फिर उन्होंने सबसे पहले मुझे जो यंग लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया प्रियदर्शनी नाम से, वो मुझे दिया वीकली प्रोग्राम कि तुम इसको बनाओगी। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे चूँकि मेरी ये बैकग्राउंड काम आई कि मैं कैजुअल अनाउंसर रह चुकी थी, तो इसलिए ऑन एयर जाने में कोई वो नहीं था, दिक्कत नहीं हुई। तो फिर युवानी पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे वो शिफ्ट ड्यूटीज़ में रहते हुए किए। फिर मैंने वुमेन प्रोग्राम की कंपेयरिंग, साइंस प्रोग्राम्स की कंपेयरिंग, साहित्यिक प्रोग्राम्स की जो एंकरिंग, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। तो कहा जा सकता है कि जैसे आपने खुद किया और जब आप प्रोड्यूसर बनी, हाँ, तो आप लगातार दूसरों को मौका दे रही हैं, ग्रूम कर रही हैं, साहित्य के हवाले से भी, संस्कृति के हवाले से भी। कोशिश मेरी यही होती है कि अगर जो भी युवा आता है, चाहे वो एज अनाउंसर आए या वो एज कंपेयर आए, तो जितना उसको सिखा सकें उसको सिखाएं, क्योंकि आजकल लोग सिखाते नहीं हैं कोई। और सीखने की ललक भी बहुत कम लोगों में है। जो लोग, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी आकाशवाणी से जुड़ता है उसे एक नौकरी समझ के या पैसा कमाने का ज़रिया समझ के अगर वो आता है तो वो सफल नहीं होगा। उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक वो शौक़ होना चाहिए कि मैंने कुछ नया करना है। सीखने की ललक हमेशा रहनी चाहिए। चलो उम्मीद करें मैम कि जैसे आपने कहा कि जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे वो सीखने की ललक रखेंगे। अगर आपने वाकई साहित्य या संस्कृति में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ना है एज कलाकार भी, तो सीखने की ललक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वही कामयाब होगा जो ये सोचेगा कि मुझे और कुछ नया करना है और कुछ ट्राई करूँगा, या अपनी ट्रांसमिशन को, अपने प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करेंगे कि आपकी बातें प्रेरणादायक रहेंगी सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। आप एक्साइटेड स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी अंजना बड़ियाल जी से। उन्होंने कहा कि विशेषकर जम्मू दूरदर्शन अब पास्ट को रिवाइवल कर रहा है धीरे धीरे, ये शुभ संकेत है। एक्साइटेड स्टूडियो से कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।